सोचो, अगर एक रात के लिए रियलिटी के रूल्स ब्रेक हो जाएं और तुम जिस घर में बैठे हो वहीं तुम्हारा एक और वर्जन भी मौजूद हो। सेम फेस, सेम मेमोरीज, लेकिन डिफरेंट डिसीजंस। आज की स्टोरी है एक ऐसी डिनर पार्टी की जो धीरे धीरे बन जाती है सर्वाइवल गेम। ना कोई मॉन्स्टर, ना कोई किलर, सिर्फ तुम और तुम्हारा ही एक और वर्जन। एक मिस्टीरियस कॉमेट के गुजरने के बाद एक नॉर्मल सी रात ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ साइकोलॉजिकल नाइटमेयर, पैरेलल यूनिवर्सेस, आइडेंटिटी क्राइसिस और एक ऐसा डिसीजन जो किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हो एक माइंड बेंडिंग जर्नी के लिए जहां हर डोर के पीछे हो सकती है एक नई रियलिटी, तो चलिए शुरू करते हैं मूवी कोहेरेंस की फुल एक्सप्लेनेशन। आज की स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल सी ड्राइव से। एमिली अपने बॉयफ्रेंड केविन से फोन पर बात कर रही होती है जब वो अपने दोस्तों की रियूनियन डिनर पार्टी के लिए जा रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, तभी अचानक उसके फोन का नेटवर्क चला जाता है और बिना किसी रीजन के उसकी स्क्रीन पर एक क्रैक आ जाता है। एमिली शॉक हो जाती है। उसने फोन गिराया भी नहीं था, लेकिन क्रैक क्लियरली दिख रहा होता है। वो थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन इग्नोर करके पार्टी लोकेशन पर पहुंच जाती है। ये डिनर पार्टी ली और माइक ने अपने घर पर अरेंज की होती है। सब पुराने दोस्त सालों बाद मिल रहे होते हैं। वहाँ बेथ, ह्यू, आमिर और बाकी फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कैजुअल होता है, लेकिन एमिली को पता चलता है कि आमिर अपनी गर्लफ्रेंड लॉरी को भी ला रहा है और यहीं से टेंशन स्टार्ट होती है, क्योंकि लॉरी केविन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है और एमिली को ये बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद केविन भी आ जाता है। सब फॉर्मली मिलते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन सब डिनर टेबल पर बैठकर नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। डिनर के दौरान एमिली एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करती है। वो बताती है कि आज रात एक रेयर कॉमेट अर्थ के बिल्कुल पास से गुजरेगा। ऐसा इवेंट हर 100 साल में सिर्फ एक बार होता है। फिर वो एक ओल्ड इंसिडेंट का जिक्र करती है कि जब लास्ट टाइम ये कॉमेट पास हुआ था तब एक सिटी में लोगों का बिहेवियर स्ट्रेंज हो गया था। एक औरत ने पुलिस कंप्लेंट तक फाइल की थी कि उसके घर में उसके हस्बैंड जैसा कोई आदमी आ गया है, जबकि उसने अपने हस्बैंड को एक दिन पहले ही मार दिया था। सब लोग इस बात पर हंस देते हैं। उन्हें लगता है एमिली बस क्रीपी स्टोरी सुना रही है, लेकिन तब ह्यू अपना फोन सबको दिखाता है। उसकी स्क्रीन भी क्रैक्ड होती है और सबसे अजीब बात, किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। सब थोड़ा अनईजी फील करने लगते हैं और तभी अचानक घर की लाइट्स चली जाती हैं। पूरे एरिया में ब्लैकआउट हो जाता है। अब अंधेरा है, सिर्फ कैंडल्स की रोशनी है और बाहर आसमान में वो कॉमेट पास हो रहा है। यहीं से शुरू होती है वो रात जो इन सब की रियलिटी को तोड़ देगी और जो दिखने में सिंपल डिनर पार्टी थी वो बनने वाली है एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर। अंधेरा हो चुका है। सब लोग कैंडल्स जलाते हैं। कुछ लोग हाथ में ब्लू ग्लो स्टिक्स ले लेते हैं ताकि थोड़ी विजिबिलिटी हो। जब वो लोग बाहर देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि पूरी स्ट्रीट में सिर्फ एक घर में लाइट जल रही है, बाकी सब जगह कंप्लीट ब्लैकआउट। ऊपर आसमान में कॉमेट क्लियरली नजर आ रहा होता है। सीन थोड़ा ब्यूटीफुल है, लेकिन वाइब बहुत डिस्टर्बिंग। जब वो वापस अंदर आते हैं तो देखते हैं कि टेबल पर रखा एक ग्लास खुद ब खुद टूट चुका है। किसी ने टच भी नहीं किया। अब सबको फील होने लगता है कि ये नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं है। सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो चुकी है। तब ह्यू और अमीर डिसाइड करते हैं कि वो उस लाइट वाले घर तक जाएंगे। ह्यू प्लान करता है कि वो अपने भाई को कॉल करेगा। उसका भाई फिजिक्स का एक्सपर्ट है, शायद वो एक्सप्लेन कर सके कि ये सब क्या हो रहा है। दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी माइक जनरेटर ऑन कर देता है और उनके घर की लाइट्स वापस आ जाती हैं। कुछ देर बाद ह्यू और अमीर वापस लौट कर आते हैं, लेकिन दोनों का हाल बदला हुआ होता है। ह्यू के फोरहेड पर चोट लगी होती है और अमीर के हाथ में एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है। सब उनसे पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन ह्यू शॉक में होता है। वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा होता। फिर वो बॉक्स ओपन किया जाता है और जो अंदर होता है वो सबको फ्रीज कर देता है। बॉक्स के अंदर इन सब की फोटोग्राफ्स होती हैं, बिल्कुल इसी ग्रुप की, और हर फोटो के पीछे एक नंबर लिखा होता है। सबके चेहरे पर फियर क्लियरली दिखने लगता है। अब मजाक वाली फीलिंग खत्म हो चुकी है। अब रियल पैनिक स्टार्ट हो रहा है। सब ह्यू से इंसिस्ट करते हैं कि सच बताए। फिर ह्यू धीरे धीरे बताता है कि जब वो उस लाइट वाले घर में गया तो उसने वहाँ भी यही लोग देखे। सेम फेसेस, सेम लोग। वो सब टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, बिल्कुल इनकी तरह। सब पहले इस बात को जोक समझते हैं। उन्हें लगता है ह्यू शॉक में हेलुसिनेट कर रहा है, लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। ह्यू फिर भी अपने भाई को कॉल करना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि एक नोट लिखेगा। नोट में वो सिर्फ इतना लिखता है कि मैं बस फोन यूज करना चाहता हूँ। प्लान ये होता है कि वो ये नोट उस घर में छोड़ देगा, लेकिन जब वो लोग डोर के पास आते हैं उन्हें फील होता है कि कोई बाहर खड़ा है। सब फ्रीज हो जाते हैं। धीरे से डोर खोला जाता है और वहाँ वही नोट
पड़ा होता है। सेम पेपर, सेम हैंडराइटिंग, सेम मैसेज। अब सब लोग समझ जाते हैं कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये कोई प्रैंक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ऑडियंस को यहाँ क्लियर हो जाता है, कॉमेट के पास होने की वजह से रियलिटी स्प्लिट हो चुकी है, मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो चुकी हैं, पैरेलल वर्जन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो जो दूसरा घर है वहाँ भी इन्हीं लोगों का एक और वर्जन मौजूद है, लेकिन शायद टाइम थोड़ा आगे या पीछे है। उन्होंने शायद ये स्टेप ऑलरेडी ले लिया है जो ये अब लेने वाले थे। अब गेम स्टार्ट हो चुका है, और सबसे डेंजरस चीज़ ये है, अब कोई श्योर नहीं है कि वो असल वाले ग्रुप में है या सिर्फ एक और वर्जन। वो नोट जो ह्यू छोड़ने वाला था वो ऑलरेडी उनके डोर पर मिल चुका होता है, मतलब किसी और वर्जन ने ये स्टेप पहले ही ले लिया था। अब सब लोग सीरियस हो चुके हैं, अब उन्हें सच में समझना है कि हो क्या रहा है। एमिली, माइक, केविन और लॉरी डिसाइड करते हैं कि वो ब्लू ग्लो स्टिक्स लेकर बाहर जाएंगे। प्लान सिंपल है, उस दूसरे घर को खुद देखेंगे। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो शॉक मिलता है, वहाँ कोई सेकंड हाउस नजर ही नहीं आता, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर उनकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ती है। स्ट्रीट के एक स्पेसिफिक एरिया में डार्कनेस ज़्यादा गहरी होती है, जैसे वहाँ लाइट एब्जॉर्ब हो रही हो, जैसे वो एरिया नॉर्मल नहीं है। वो धीरे धीरे उस डार्क जोन के पास जाते हैं, और जैसे ही वो उस डार्कनेस को क्रॉस करते हैं, सडनली उन्हें एक घर नज़र आता है। लाइट्स ऑन, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माइक विंडो के पास जाकर अंदर झांकता है, और जो वो देखता है वो उसका ब्लड फ्रीज कर देता है। अंदर भी वही लोग बैठे होते हैं, सेम ग्रुप, सेम डिनर। तभी पीछे से किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो लोग स्लोली मुड़ते हैं, और वहाँ उनके सामने उन्हीं के जैसे लोग खड़े होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, बस एक डिफरेंस, उनके हाथ में ब्लू ग्लो स्टिक्स नहीं, रेड ग्लो स्टिक्स होते हैं। अब सबको समझ आ जाता है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये रियल है। सब पैनिक में वापस अपने घर की तरफ भागते हैं। घर पहुंचकर वो बाकी मेंबर्स को सब बताते हैं। ह्यू और अमीर भी कंफर्म करते हैं कि वो भी उसी डार्क जोन से गुजरे थे। अब पजल पीसेस कनेक्ट होने लगते हैं। एमिली कंफ्यूज हो जाती है, वो ह्यू से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई फिजिक्स की बुक है? ह्यू बताता है कि उसके भाई ने एक क्वांटम फिजिक्स की बुक उसकी कार में छोड़ी थी। वो बुक ले आता है, सब उस बुक को देखते हैं, और धीरे धीरे थियरी क्लियर होती है। ये सब कॉमेट की वजह से हो रहा है। जैसे मीटियोर शॉवर के टाइम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अर्थ पर आते हैं, वैसे ही इस कॉमेट की रेडिएशन ने इस एरिया में एक ब्लैक जोन क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा जोन जो नॉर्मल स्पेस टाइम को डिस्टर्ब कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, और शायद आज रात इन यूनिवर्सेस के बीच की बाउंड्री वीक हो गई है। वो डार्क जोन एक गेटवे है, एक पैसेज, जहां से लोग एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में स्लिप हो सकते हैं। अब तक जो भी लोग उस डार्क जोन से गुजरे, उन्हें अपने ही वर्जन्स मिले, मतलब मल्टीपल रियलिटीज एक ही जगह ओवरलैप हो रही हैं, और हर रियलिटी में शायद यही डिनर पार्टी चल रही है, बस थोड़े से डिफरेंसेस के साथ। अब सबको रियलाइज होता है, यहाँ सिर्फ दो नहीं, बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, और सबसे डेंजरस चीज़ ये है, अगर कोई चाहे तो वो अपनी रियलिटी चेंज कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर तुम अपनी जगह किसी और वर्जन को रिप्लेस करो, तो क्या तुम असल में सेफ हो, या सिर्फ एक और ग्लिच बन जाओगे इस इन्फिनिट मल्टीवर्स के अंदर? और यहीं से स्टोरी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। अब सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। ये सिर्फ एक और हाउस नहीं है, ये एक और रियलिटी है। हर रियलिटी में यही लोग हैं, यही घर है, यही डिनर पार्टी चल रही है, बस थोड़े से डिसीजंस अलग हैं। और वो डार्क जोन, वो असल में एक डोरवे है, एक पोर्टल जो एक रियलिटी को दूसरी रियलिटी से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन एक कैच है, जैसे ही कॉमेट कंप्लीटली अर्थ को पास कर लेगा, ये डार्क जोन बंद हो जाएगा, और जो जहां होगा वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा, नो रिटर्न। यहीं एक शॉकिंग बात सामने आती है। जब अमीर और लॉरी पार्टी में आ रहे थे, वो ऑलरेडी डार्क जोन से गुजर चुके थे। मतलब जो अमीर और लॉरी इस घर में मौजूद है, वो असल में इस रियलिटी के हैं ही नहीं, वो किसी और टाइमलाइन से यहाँ आ गए हैं। अब सिचुएशन और भी मैसी हो चुकी है। माइक बताता है कि जब वो दूसरे घर में झांक रहा था, उसने वहाँ अमीर को देखा, लेकिन यहाँ तो अमीर ऑलरेडी उनके साथ है। इसका मतलब हर रियलिटी में एक्टिविटी सेम नहीं होती। लोग सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके एक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। अब सब एनालाइज करते हैं। अगर यहाँ ह्यू ने फिजिक्स की बुक ढूंढ ली है, तो शायद दूसरी रियलिटी में ह्यू अभी सो रहा हो और वहाँ उन्हें बुक मिली ही ना हो, क्योंकि फिजिक्स की बुक तो ह्यू की कार में थी। और अगर उन्होंने दूसरी रियलिटी का ह्यू डिस्टर्ब होने से पहले बुक ले ली, तो शायद वो एडवांटेज में आ सकते हैं। अब प्लान बनता है, वो दूसरी रियलिटी के घर में जाकर बुक चुरा लेंगे, ताकि उनका वर्जन कभी फिजिक्स समझ ही ना सके। यहाँ माइक एक और रिस्की प्लान बनाता है। वो सोचता है कि दूसरे घर के माइक को ब्लैकमेल करेगा, उसका पास्ट सीक्रेट यूज करेगा।
केविन उससे मना करता है कि ये और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, लेकिन माइक स्टबर्न है, वो घर से निकल जाता है। इसी बीच एमिली किचन में बेथ और ली के साथ होती है। तब बेथ कैजुअली वही शोकेस वाली चीज के बारे में पूछती है जो वो मूवी के बिगिनिंग में पूछ चुकी थी। एग्जैक्ट सेम लाइन, सेम टोन, सेम मोमेंट। एमिली के होश उड़ जाते हैं। उसे इंस्टेंटली रियलाइज होता है जब माइक, केविन और लॉरी बाहर गए थे वो वापस अपनी ओरिजिनल रियलिटी में आए ही नहीं, वो किसी और वर्जन में शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब जो भी डार्क जोन क्रॉस कर रहा है वो अपनी रियलिटी लूज कर रहा है। अब दूसरी साइड देखो, अमीर और ह्यू को भी पता चल जाता है कि वो यहाँ के नहीं हैं। उनके पास रेड ग्लो स्टिक्स हैं, जबकि इस हाउस में सब ब्लू ग्लो स्टिक्स यूज कर रहे हैं। कलर डिफरेंस ही आइडेंटिटी बन चुका है। अब पैनिक रियल हो चुका है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो गलत रियलिटी में खड़े हैं और अगर कॉमेट पास हो गया तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। इसलिए वो जल्दी से फोटोज वाला बॉक्स और फिजिक्स की बुक लेकर वहां से निकलने का डिसीजन लेते हैं। अब हर ग्रुप अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सामने खड़ा इंसान शायद तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा ही एक और वर्जन हो सकता है। और असली सवाल अब ये है, अगर हर रियलिटी में तुम्हारा एक बेटर वर्जन एग्जिस्ट करता हो तो क्या तुम उसकी जगह लेना चाहोगे या अपनी फ्लॉड रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे? गेम अब सर्वाइवल का नहीं, आइडेंटिटी का बन चुका है और रात अभी खत्म नहीं हुई। ह्यू और अमीर फोटोज का बॉक्स और फिजिक्स की बुक लेकर भाग चुके होते हैं। जब बाकी लोग बाहर टेबल के पास होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों गायब हैं। अब बेथ को सब समझ आने लगता है। जो भी बाहर गया वो कभी अपनी ओरिजिनल रियलिटी में वापस नहीं आया, बल्कि किसी और रियलिटी का वर्जन वापस आया है। सबके बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। तभी बाहर से एक आवाज आती है। सब लोग दौड़कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि ह्यू की कार का शीशा किसी ने तोड़ दिया है। अब सिचुएशन वायलेंट डायरेक्शन में जा रही है। इसी बीच एमिली चुपके से अपनी कार के पास जाती है। केविन ने उसे एक रिंग दी थी, वो रिंग पहन लेती है। जैसे ही वो कार से बाहर आती है उसके सामने केविन खड़ा होता है, लेकिन ये उनका केविन नहीं होता। दोनों इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि वो एक ही रियलिटी के नहीं है। वो एक दूसरे से डरकर दूर भाग जाते हैं। एमिली वापस घर आती है। सब फ्यूचर का प्लान डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि लाइट्स फिर से चली जाती हैं। विंडो से देखते हैं तो ह्यू और अमीर वापस आते हुए नजर आते हैं। वो घर के अंदर आते हैं और वो भी एग्जैक्टली वही स्टोरी सुनाते हैं जो इस रियलिटी में पहले ही हो चुकी होती है। सेम इवेंट्स, सेम एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये वाला ह्यू और अमीर इस रियलिटी के असली वर्जन होते हैं जो पहले गलती से किसी और टाइमलाइन में चले गए थे। अब सब डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फोटोज के पीछे नंबर्स लिखेंगे ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन किस रियलिटी से है। ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है। तभी डोर पर फिर से किसी की प्रेजेंस फील होती है। ह्यू डोर खोलता है और वहाँ एक लेटर पड़ा होता है, वही लेटर जो माइक ने दूसरी रियलिटी के माइक को ब्लैकमेल करने के लिए लिखा था। उसमें बेथ के साथ अफेयर का जिक्र होता है। अब ह्यू का गुस्सा फट पड़ता है, वो माइक को मार देता है। अब सब एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। फ्रेंड्स अब एनिमीज बन चुके हैं। हर कोई सस्पेक्ट है, हर कोई डुप्लीकेट हो सकता है। इस केओस के बीच एमिली चुपके से वहाँ से निकल जाती है। वो डार्क जोन क्रॉस करना शुरू करती है, एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी, फिर तीसरी, फिर चौथी। उसका गोल सिंपल है, वो ऐसी रियलिटी ढूंढना चाहती है जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, जहाँ वो और केविन हैप्पी हो, जहाँ फाइट ना हो। लेकिन हर रियलिटी में कुछ ना कुछ गलत होता है। कहीं फ्रेंड्स के बीच ब्रूटल फाइट हो रही होती है, कहीं घर कंप्लीटली मेसी होता है, कहीं कोई इंजर्ड होता है, कहीं जस्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होता है। हर यूनिवर्स फ्लॉड है, हर वर्जन इम्परफेक्ट है। एमिली धीरे धीरे रियलाइज करती है कि परफेक्ट रियलिटी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर उसे एक ऐसी रियलिटी मिलती है जहाँ सब नॉर्मल लग रहा होता है। सब फ्रेंड्स पीसफुली डिनर कर रहे होते हैं, कोई फाइट नहीं, कोई पैनिक नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ की एमिली अभी तक बाहर नहीं गई होती। मतलब ये एक फ्रेश चांस है, एक क्लीन स्लेट। अब एमिली के पास एक चॉइस है, वापस अपनी ब्रोकन रियलिटी में जाए या इस परफेक्ट वर्जन को रिप्लेस कर दे। और यही स्टोरी अपने सबसे डार्क डिसीजन की तरफ बढ़ रही है। एमिली एक और रियलिटी में पहुंचती है और वहाँ वो खुद को केविन के साथ बहुत हैप्पी देखती है। उनके रिलेशनशिप में कोई टेंशन नहीं होती, कोई ऑकवर्डनेस नहीं, कोई इमोशनल डिस्टेंस नहीं। वो दोनों वियतनाम ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं, लाफ कर रहे होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कपल। यहाँ एमिली डिसाइड करती है वो इसी रियलिटी में रहेगी। वो घर के पिछले डोर से चुपके से अंदर आ जाती है। तभी बाहर कार का ग्लास टूटने की आवाज आती है, जैसे पहले हुआ था। सब लोग बाहर भागते हैं। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर एमिली फिर से कार के पास जाती है, लेकिन इस बार एक डार्क डिसीजन लेती है। वो इस रियलिटी वाली एमिली को कार में अनकॉन्शियस कर देती है और उसे कार की डिग्गी में डाल देती है। अब वो उसकी जगह लेने वाली है। वो घर के अंदर वापस आती है। बाकी लोग पूछते हैं तुम कहाँ थी? वो कैजुअली कहती है कि वो कॉमेट देख रही थी। सब लोग फिर से आसमान की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन इसी बीच डिग्गी में बंद असली एमिली होश में आती है। वो बाहर निकलकर पिछले डोर से वॉशरूम तक पहुंच जाती है और फिर दो एमिलीज फेस टू फेस, ओरिजिनल
और इम्पोस्टर, दोनों के बीच वायलेंट स्ट्रगल होता है। इम्पोस्टर एमिली उसे सीरियसली इंजर कर देती है, उसे छोड़ देती है, लेकिन स्ट्रगल के दौरान उसकी रिंग वहीं गिर जाती है। वो जल्दी में ओरिजिनल एमिली की रिंग पहन लेती है और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है वो शॉक और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो होश में आती है। सबसे पहले उसे डर लगता है कहीं सच सामने ना आ जाए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। केविन नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, फ्रेंड्स काम है। वो वॉशरूम चेक करती है, वहाँ कोई नहीं होता। मतलब ओरिजिनल एमिली गायब है, शायद डेड, शायद कहीं और चली गई, या शायद स्टोरी इंटेंशनली अनक्लियर छोड़ी गई है। थोड़ी देर बाद केविन उसे एक रिंग देता है। वो कहता है कि ये रिंग उसे वॉशरूम में मिली। ऑडियंस देखती है एमिली के हाथ में ऑलरेडी एक रिंग है, मतलब रिंग स्वैप हो चुकी है। वो स्मार्टली सिचुएशन हैंडल कर लेती है, लेकिन तभी केविन के फोन पर कॉल आता है। कॉलर आईडी पर एम लिखा होता है। केविन कॉल रिसीव करता है। दूसरी साइड भी एमिली होती है और उसके सामने खड़ी एमिली भी वही होती है। केविन कंफ्यूज रह जाता है। स्क्रीन फ्रीज। मूवी यहीं खत्म, एक हॉन्टिंग डिस्टर्बिंग नोट पर। ये एंडिंग हमें ये बताती है कि पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, एक नाइटमेयर भी हो सकती है। अगर इन्फिनिट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो आइडेंटिटी का मतलब क्या रह जाता है? अगर तुम अपनी बेटर वर्जन को रिप्लेस कर दो, क्या तुम वैसे ही बन पाओगे या गिल्ट तुम्हें तोड़ देगा? कोहेरेंस एक लो बजट फिल्म होते हुए भी माइंड को कम्प्लीटली ट्विस्ट कर देती है। अगर आपने ये मूवी सिर्फ एक बार देखी है तो चांसेस हैं कि आप हाफ चीजें मिस कर गए। ये फिल्म मल्टीपल व्यूइंग्स डिमांड करती है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट माइंड बेंडिंग स्टोरी के साथ।